हे गाइस, वेलकम बैक टू उमंग स्टडी। मैं अंकुर यादव आप सबका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यार सॉरी, मैं ना किसी प्रीवियस ईयर की सीरीज जो हमारी चल रही थी वो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उस कारण से मैं आपकी क्लासेज नहीं ले पा रहा था। पर टेंशन ना लीजिए, अब टाइम भी एक्स्ट्रा मिल गया है तो हम वो पूरा प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है दोबारा कंटिन्यू करेंगे और भी कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसे आपको पता होगा, हमने कम्युनिटी पे एक पोस्ट की थी, तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वहाँ पे मेरे से पूछ सकते थे। तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, तो जो भी क्वेरी है वो लेने वाला हूँ मैं। आज की वीडियो Q&A होने वाली है। मैं क्वेश्चन लेता जाऊंगा और आपके भी क्वेश्चन इसमें आ ही जाएंगे, मोस्टली कॉमन ही क्वेश्चन है। तो उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे एक ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो मॉक ग्रुप है, आपको काफी बच्चों को जुड़ भी रखे होंगे। तो उस ग्रुप में क्या करवाते हैं, हम डेली एक मॉक दे देते हैं बच्चों को कि ये मॉक देना सबको, और वहां पे अपने डाउट पूछ सकते हैं, ताकि उस दिन ही वो मॉक पूरा एनालिसिस भी हो जाए और आपके कोई डाउट ना रहे उस मॉक के। ठीक है, तो उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और किसी या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे से कुछ भी डाउट भी पूछ सकते हैं, मैं भी हूँ हर ग्रुप में। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन थे कि भाई नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, सीबीडी 2 में या ग्रुप डी में कैसा होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, या कैसे कंपटीशन बढ़ गई, इनको बाद में लेंगे। पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये नॉर्मली लगभग बच्चों ने ये पूछा है, जो अभी तक मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। जो ग्रुप में भी यही बच्चे पूछे, तो मैं सोचा वीडियो ही बना देता हूँ। हर एक बच्चे को रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वीडियो बना के मैं समझा दूंगा उनको। ठीक है, तो पहले किसी कम्युनिटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलो मैं खोल ही लेता हूँ, कम्युनिटी वाला पोस्ट ही खोल लेता हूँ, आपको भी दिखते रहेंगे कमेंट। चलिए, तो यहाँ पे कमेंट ये लेते हैं, एक सेकेंड सॉरी। तो अंकित जी, एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ ताकि लिखना पड़ जाए। तो अंकित पूछ रहा है कैसे इंग्लिश का वोकैबुलरी कहाँ से पढ़े, प्लीज सर वोकैबुलरी के बता दे। देखिए वोकैबुलरी शायद आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में तो वोकैब आते भी नहीं है। तो वोकैब के लिए देखिए मैं प्रीफर करता था, और जो अभी क्या है ना, जब से टीसीएस आई है बहुत अच्छी वोकैब नहीं आती है। ठीक है, जब से टीसीएस आई है नॉर्मल वोकैब आती है प्रीवियस ईयर की। तो सिनोनिम्स और एंटोनियम्स तो आप कहाँ से कर सकते हो, जो भी प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मिल जाती है आजकल, तो काफी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देते हैं। ब्लैक बुक आती है शायद, वो भी प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब होती है। तो पहले तो प्रीवियस ईयर वोकैब कर लो, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए तो। और उसके बाद बची किसी आपके ईडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम क्या है, ये सारे प्रीवियस ईयर के आते हैं अभी तक, जो भी 4 साल से अभी भी आपने देखा होगा जो पेपर हुआ था टायर 2 भी, उसमें भी ईडीएम भी सारे प्रीवियस ईयर के आ रहे थे। तो आपको नए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर का कहीं पे मटेरियल मिलता है वहां से कर लीजिए। और अगर आप पूछे में से बुक, तो अजय सिंह की आती थी एमबी पब्लिशिंग की, तो उसमें ईडीएम काफी अच्छे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसमें आते हैं। ठीक है, और इनके लिए आप किसी प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला पूछ रहे हैं ओनली वन क्यूरी, हाउ टू स्कोर 80% इन जीएस। देखिए यार, जीएस में है ना, ऐसा नहीं कह सकता कि मैं आज ही बताऊं कि आप ये चीज कर लीजिए और आपकी जीएस अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले तो आप जहां से भी कर रहे हो, मैं मटेरियल प्रीफर नहीं कर सकता, क्योंकि आज का मटेरियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, काफी बुक्स आ गई हैं। हमारे जब मैं तैयारी करता था, एक लूसेंट बताते थे, सब मैंने वहीं से की थी। ठीक है, तो जीएस का कोई भी मटेरियल एकदम फिक्स नहीं है कि उस मटेरियल से 100% आपका सिलेबस आ जाए। ठीक है, 80% तो जब लेके आओगे ना, जब आपका 100% सिलेबस आएगा। तो 100% सिलेबस करने का एक ही तरीका है, पहले तो जो भी आपके पास मटेरियल है, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, तो अलग अलग मटेरियल हो सकता है सबके पास। पहले तो वो मटेरियल आप अच्छे से तैयार कीजिए, तो जिसमें आपको एक सही सा स्कोर आने लग जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए, आप मॉक टेस्ट देने लग जाइए बहुत ज्यादा। तो मॉक टेस्ट देंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा, मॉक टेस्ट में जो भी टॉपिक आपको, जैसे आपने एक कोई भी एक किताब है, उसमें कभी भी 100% सिलेबस नहीं होगा। ठीक है, उसमें मान लो आपके 100 क्वेश्चन है, तो उसमें 70 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, पर जो 30 क्वेश्चन है वो मॉक टेस्ट से ही पूरे होंगे आपके। मॉक टेस्ट से कैसे पूरे होंगे, जैसे मान लो वर्ल्ड हेरिटेज का क्वेश्चन आया है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया है, नेबर कंट्री के कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो वहां से जो भी एनालिसिस करके मॉक से मिलता है वो अपने नोट्स में ऐड करते रहिए। जैसे मैं प्रीवियस ईयर सोल्व कराता हूँ तो बहुत डिटेल में कराता हूँ, तो आपका अगर कोई से कुछ उसमें से कुछ रह रखा है,
आपने जो नया पढ़ा है वो अपने नोट्स में ऐड करते रहे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस हो गई, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते चल जाएगा, आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। नंबर कोई बड़ी बात नहीं है जीएस में नंबर लाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकित, अच्छा ये पूछ रहे हैं रजत तिवारी, अंकुर सर इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलेंगे सकते हैं? यार इकोनॉमिक्स के है ना, देखो मैं नोट्स तो क्या बताऊं, मेरे टाइम में तो क्या था ना, लिमिटेड नोट्स थे। तो उस टाइम क्या थी, एक बुक थी, ये रही शायद, ये दिखाता हूँ, एक बुक थी राकेश यादव की, इकोनॉमिक्स नोट्स के थे। तो मैं ठीक थी ये बुक, काफ़ी वैसे काफ़ी इसमें क्वेश्चन भी थे, काफ़ी सही थी इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये बुक भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं तो बताऊंगा जो भी आपके पास मटेरियल है ना, मैं तो कहूँगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत भी, तो इनफ है। उस मटेरियल से क्या करो, आप इकोनॉमिक्स को देखो, समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है नए बच्चों के लिए, जिसने कभी बैकग्राउंड उसका इकोनॉमिक्स में नहीं रहा। तो आप क्या करो, जैसे मान लो लूसेंट भी पढ़ रहे हो, ठीक है, लूसेंट में कोई भी टॉपिक मिल गया, रेपो रेट और ये जो भी आ रहा है मान लो कुछ भी, ठीक है, तो आप क्या करो, अगर वो समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पे सर्च करो रेपो रेट, ठीक है, वो टॉपिक आपको समझ में आ गया, अब आप अपने जो भी नोट्स पढ़ रहे थे उस पर आ जाओ और वो दोबारा पढ़ोगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करते रहो, समझते रहो, यूट्यूब पे डालते रहो, जो टॉपिक नहीं समझ में आपको क्लियर होते रहेंगे। अगला पूछ रहे हैं मैथ्स और इंग्लिश में स्कोर कैसे इंक्रीज कैसे करें? देखिए यार मैथ्स का क्या है ना, मैथ्स में पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपके फंडामेंटल जो भी आपके टॉपिक है, अर्थमेटिक हो गया, ठीक है, अर्थमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, ये पोर्शन बहुत अच्छा करना पड़ेगा आपको हर टॉपिक। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, जैसे परसेंटेज जो भी आ गए, परसेंटेज, सीआई, एसआई, जो भी सारे अर्थमेटिक एडवांस के, पहले तो ये अपना एक नोट्स बना ले, सबसे अच्छा नोट्स बनाना ही होता है। या किसी आप राकेश यादव, गगन प्रताप, इनकी बुक भी आती है नोट्स की, अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप आलकस करते हो या आपको लगता है कि मेरे को नोट्स बनाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो आप उनकी बुक भी कर सकते हैं, जो उनके नोट्स की बुक आती है। तो वहां से पहले तो आपके नोट्स होने चाहिए आपके पास कम से कम, ठीक है, किसी के भी, और वहां से आप अपने हर टाइप किसी रिवाइज कर सके। मतलब एक बार करा तो सबसे पहले एक चैप्टर करो, अगर आप नए हो तो पहले चैप्टर करो, फिर उसके बाद क्या करो, उसकी प्रैक्टिस करो। कोई सी बुक से भी कर सकते हो, किरण वगैरह से भी कर सकते हो, राकेश यादव की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां से भी मिले। मैं मटेरियल किसी का भी अच्छा खराब नहीं बोलता, आपके लिए आपको हमेशा किसी थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ेगा, कहीं से कंप्रोमाइज। किसी का मटेरियल बहुत अच्छा भी नहीं है, किसी का बहुत खराब भी नहीं है, सही है, सबने अच्छी मेहनत करवा रखी है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना ही पड़ेगा वो मटेरियल। मॉक टेस्ट में जो मिलता है वहां से ऐड करके, या मेरे से सीख के, या किसी भी टीचर से और सीख के आपको अपने मटेरियल में ऐड करना ही पड़ेगा। तो हाँ, कह रहे थे मैथ्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैथ में सिंपल सा बात है, पहले तो अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसके बाद जितनी प्रैक्टिस हो उसके वो प्रैक्टिस करो, और छोटी छोटी क्विज करते रहो, टेस्ट देते रहो, ठीक है, धीरे धीरे करके आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। इंग्लिश में स्कोर कैसे इंक्रीज करें? शायद आप एसएससी के स्टूडेंट होंगे, काफी एसएससी के स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है इंग्लिश के लिए। देखो क्या है ना, पहले तो जब प्री देते हो ना, तो प्री में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मेन फोकस होना चाहिए वकैब पे ले, क्योंकि प्री में वकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा पोर्शन वकैब का आता है, ठीक है। तो वकैब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो मैंने बता दिया कहां से करें और क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप रीडिंग भी करते रहे। रीडिंग किस लिए करें, देखो प्री में तो शायद आपको इतना रिजल्ट दिखेगा नहीं रीडिंग से, फिर भी आजकल तो एक तो कंप्रीहेंसिव या किसी प्री में भी आ जाता है, ठीक है, ये क्लोज टेस्ट आ जाता है। तो उसमें क्या करें, प्री के लिए तो आपको बता दें वकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपको, और थोड़ी बहुत रीडिंग कर लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। और जो ग्रामर है, ग्रामर की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, देखिए नोट्स बनाने से ग्रामर में बहुत नंबर कम आते हैं, ठीक है, उससे इतने प्रोग्रेस नहीं होती। जितनी आप ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे ना, एरर की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो जैसे लिटिल होता है, तो आपको ये पता चल जाएगा लिटिल, फ्यू वगैरह, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। जब एरर देखोगे ना, लिटिल देखते ही आपको लगेगा कि यहाँ पे देखता हूं मैं, तो जब तक एरर देखोगे ना, आप कर लोगे ना 1000-2000 एरर कर लोगे, तो आपको ये लगेगा, आपको पता चल जाएगा सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यहीं पे लिटिल में डाउट पाएगा। तो आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा ग्रामर की करेंगे उतना फायदा होगा। वकैब कर ले और किसी रीडिंग करते रहे, जो आपको मेंस में बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो मेंस में सारा रीडिंग का खेल होने वाला है। चलिए अगला डाउट ले लेते हैं।
ठीक, अगला कह रहे हैं सर टेस्ट के लिए किस प्लेटफॉर्म से दें। देखिए मैं तो प्रीफर करता हूँ टेक्स्ट बुक को, ठीक है, और हर बच्चे के अलग अलग व्यू हो सकते हैं। टेक्स्ट बुक के लिए मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि वहां पे एक तो बच्चे बहुत ज्यादा है, तो आपको हकीकत वाला कंपटीशन मिल जाता है कि भाई कितने आपकी रैंकिंग आ रही है। दूसरी बात, जो टेक्स्ट बुक का जो एक वो होता है ना कि भाई कैसे दिखता है पेपर सेम, यहाँ पे कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये एकदम स्क्रीन जो सेम एसएससी के या टीसीएस के जो पैटर्न होता है या बैंकिंग वालों का पैटर्न होता है दिखने में, तो आपको एकदम सेम फील सी आती है। एग्जाम में आपको अलग सा फील नहीं होता कि आप बहुत कुछ अलग पेपर दे रहे हो, तो सेम सी फील देता है टेक्स्ट बुक का, तो उस मामले में भी अच्छा है। फिर क्वेश्चन भी सही रखता है क्योंकि इतने बच्चे हो गए हैं तो इनको लेवल भी और किसी इनकी क्वालिटी भी सही है, क्वेश्चन की भी। करंट अफेयर भी मैंने देखा है सही है, किसी सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर के। तो टेक्स्ट बुक मेरे हिसाब से मैंने टेक्स्ट बुक ही दी थी, और छोटी छोटी क्विज देता रहता था, मतलब छोटी छोटी जो क्विज होते हैं, अड्डा 24/7 होगी, ऐप होगी, ग्रेड अप की आती थी पहले, तो अब शायद बायजूस के नाम से आती है वो ऐप। तो ऐसे छोटी छोटी ऐप से देते रहे, क्विज देते रहे, और टेक्स्ट बुक देख सकते हैं। और आपकी अलग अलग आपकी हो सकती है थिंकिंग, किसी बच्चे को और कुछ पसंद है तो वो कर सकता है। और क्या था, अंकित सर कहते हैं सर एसएससी में आर्ट एंड कल्चर के 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में होता है, कहाँ से पढूं। देखिए यार, आर्ट एंड कल्चर के आपको किसी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, मैंने भी किसी प्रीवियस ईयर में करवाता रहता हूँ और यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। अगर 1-2 टॉपिक है तो उसके लिए मैं बुक तो क्या प्रीफर करूँ, आप देख लीजिए यूट्यूब पे घने मटेरियल है, तो वहां से मिल जाएगा। और मेरे प्रीवियस ईयर में भी आते रहते हैं ये चीजें। ये वैसे जैसे हम प्रीवियस में टॉपिक आता है ना, तो मैं करवा ही देता हूँ ये बार बार रिवाइज, ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। हाउ टू क्रैक वन अनदर एग्जाम प्लीज सजेस्ट। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि एक के बाद एक एग्जाम कैसे क्लिक करें। तो देखिए यार, मेरी क्या है ना, पोर्शन सीधा सा बात है, बच्चे क्या कहते हैं, पहले तो आप क्या करो कि अपना फंड, जैसे मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथ होगा, ठीक है, इंग्लिश होगी, जीएस होगी और रीजनिंग होगी। तो आप पहले ये चारों सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी तक जब तक आपके कैसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाए या आपको कॉन्फिडेंस ना हो जाए, जब तक एग्जाम की ना सोचे, सिर्फ ये सोचे मेरे को ये अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। अब ये सिलेबस कवर हो गया, अब आपको लग रहा है यार एसएससी वाले क्या कर रहे हैं कि टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं या और कुछ मेरे को स्विच करना है, ठीक है, तो फिर मैं स्विच कर सकता हूँ। जैसे मान लिया अब मैं रेलवे में आ गया, तो रेलवे में क्या है, मैथ वही आएगा, इंग्लिश आएगी नहीं, ठीक है, जीएस आएगी वही, और रीजनिंग आएगी। और अब देख लेंगे कि भाई यार मैथ में कुछ थोड़ा सा अलग आ रहा है, जैसे स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आता है, मेन वर्ड वगैरह आते हैं इसमें रेलवे में, तो ये ऐड कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। रीजनिंग में आपको देख लिया कि भाई किसी पजल वगैरह कुछ आती है, थोड़ी बहुत अलग आती है रेलवेज की, वो कर ली। जीएस में देखा कि भाई करंट अफेयर यहाँ पे बहुत ज्यादा आती है, तो यहाँ पे करंट अफेयर और स्ट्रॉन्ग कर ली। तो ऐसे होता है, पहले आप ना फंडामेंटल तैयारी करिए। ऐसे ही जैसे मान लो आपको रेलवेज कर रहे हो और यहाँ से आपको स्विच करना है कि एसएससी में, तो आप पहले ये तो स्ट्रॉन्ग करने ही है आपने, ठीक है, और उसके बाद आप इंग्लिश और ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे पहले अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए पहले तो, ठीक है, उसके बाद पेपर आपके आराम से क्लियर होने लग जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है पेपर क्लियर करना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, इंग्लिश स्ट्रेटेजी बता दिया मैंने, वोकैब और ग्रामर का आपको बता ही दिया है। बेस्ट इंग्लिश एजुकेशन चैनल बताइए यूट्यूब में फ्री, जैसे मिडिल क्लास। देखिए यार, मैं कोई भी चैनल रिकमेंड नहीं करता, मैं हमेशा कहता हूँ कि सब टीचर ठीक पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जितने नंबर आ रहे हैं उसमें, जैसे उस टीचर ने पढ़ाया आपको, आपके 100 में से 80 नंबर आ गए, अब आपका काम है 80 से 100 ले जाना, ठीक है, या 70 आ गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका काम होता है फिर बाद में आपको इंप्रूव अपने अकॉर्डिंग करना पड़ता है। टीचर एक बार सिलेबस कर लो जल्दी से, और फिर उसके बाद जैसे प्रीवियस ईयर देख लिए, थोड़े और इधर उधर देख के, अपने मॉक टेस्ट देख के, आपको खुद मेहनत करके इंक्रीज करना पड़ेगा आगे स्कोर। टीचर का रोल बहुत कम होता है, सही बता रहा हूं मैं, किसी पेपर क्लियर करवाने सारा रोल आपका ही होता है। सर एसएससी सीएचएसएल इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक मैंने बता दिया, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, ठीक है, बुक का बता दिया। सर मैंने टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाता हूँ, ग्रुप डी पर मेरे स्कोर 60 हैं, मैंने कैसे मार्क इंक्रीज करूँ। देखिए, मार्क इंक्रीज करने के लिए आपको क्या तो वीडियो आ चुकी होगी, मॉक टेस्ट के लिए कैसे स्कोर इंक्रीज करें, ठीक है, काफी प्रैक्टिकली बताया मैंने जो भी अच्छे से, वो देख लेना वीडियो, और कैसे या ग्रुप में ऐड हो जाओ, मैं किसी आपको बताता रहूंगा, जो भी आप मेरे से मैसेज करके पर्सनली भी कर सकते हैं, तो वहां पे मैसेज कर देना 7988145775, ठीक है, तो ग्रुप में ऐड हो जाना, तो मॉक ग्रुप वाले में, तो आपके स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव हो ही जाएगा, वहां पे हम बताते रहेंगे क्या क्या कर लो।
ठीक है। एनटीपीसी सीबीटी टूल के लिए स्ट्रेटेजी बताइए। चलिए इसके लिए मैं बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मैथ की तैयारी के लिए मैथ का आपको टॉपिक बता दिया, मैथ कैसे करना है, ठीक है, ये भी डाउट हो चुका। रेलवे एनटीपीसी स्टेज की तैयारी कैसे करें वो भी मैं चलो बता दूंगा दोबारा से एक बार। सर सीएचएस, एमटीएस, स्पेशल इंग्लिश, एसएससी क्या करे 2022 में इंग्लिश बहुत कम मालूम है। ये ज्यादातर बच्चे शायद किसी एसएससी के ही लग रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश का बहुत ज्यादा डाउट है। देखो यार मैंने खुद तैयारी किया था, मैं भी किसी छोटे से शहर से हूं, तो वहां पे मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। पर आपको इतनी डरने की बात नहीं है, ये नंबर लाना और इंग्लिश बोलना बहुत डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्री में आप किसी अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये चीजों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वोकैब हो गया, आपकी ग्रामर हो गई, अपना सिलेबस भी कवर करते हैं। और मेंस के लिए आपको हमेशा से 6 महीने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मेंस में कम से कम देख लेना 100 से 120 नंबर किसी सिर्फ इस पे डिपेंड करते हैं आपके कंप्रीहेंशन पोर्शन पे। तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करना कोई छोटी बात नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है पेपर पढ़ के, इतनी इंग्लिश पढ़ के। तो वहां पे इतने देर तक इंग्लिश पढ़ना 2 घंटे तक लगातार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा अगर आप किसी न्यूज़पेपर या रीडिंग आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो रीडिंग वगैरह आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्री में आप कर लेंगे वगैरह रट के जो भी कैसे भी करके, ठीक है। तो उसके बाद हो जाएगा। अगला देखिए आई प्रॉब्लम की, इसके लिए किसी मैं बाद में बात करता हूँ इस बारे में। इस पिक में टेस्ट बुक ऐड नहीं है, चलो ठीक है। प्रैक्टिस कैसे कर जीके जीएस की, देखिए जीएस जीके के लिए प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं आप छोटी छोटी क्विज लगा सकते हैं। जैसे फ्री टाइम में है, आपने मैथ पढ़ रहे हो, आप बोर हो गए हो, तो अड्डा 24/7 एक ऐप आती है, उस पर काफी नई नई क्विज आती रहती है, बहुत ज्यादा मटेरियल है क्विज का, ठीक है। ऐसे कि बाईजूस की भी आती है, किसी टेक्स्ट बुक की भी कुछ क्विज देता रहता है छोटी छोटी। तो वहां से आप किसी छोटी जो भी ये एप्लीकेशन, काफी एप्लीकेशन है अब तो वहां से आप क्विज दे सकते हैं जब फ्री टाइम में बोर हो रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद आ जाओ अगले पे, ब्रो एनटीपीसी में मत देना। अच्छा ये मेरे लिए कह रहे हैं कि किसी मेरे शायद ये पेपर में 87 नंबर है ना, तो वहां पे शायद इन्होंने कम्युनिटी पे वो पोस्ट देखी हुई। देख यार मैं तेरे को बता देता हूँ, देख क्या है ना, मेरा क्या है, काफी बच्चे सोच भी होंगे सर ने बहुत ज्यादा पोस्ट खराब कर दी है। भाई मैंने आज तक लाइफ में एक पोस्ट भी खराब नहीं की, एक पोस्ट भी। मैं बताता हूँ कैसे, थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे मैं डिटेल में जाने की था नहीं वैसे इसमें, पर फिर भी बता देता हूँ। कई बच्चे कहते सर आपने पोस्टें खराब की, मैंने आज तक कभी पोस्ट नहीं की, और भाई मैं कर भी नहीं सकता। पता है मेरे डेली अगर मैं दिखाऊं ना, तो मेरे से डेली 1 घंटे कोई ना कोई बच्चा बात करता है और सीधा ये कहता है सर मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं क्या करूँगा। तो मेरे को पता है कि एक एक पोस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचो कि मैंने कभी पोस्ट खराब की। मैंने देखे 18 में जब पहली बार सीजल दिया था, मेरा 18 में ग्रेजुएशन हुई थी, तो 18 में जब मैंने सीजल दिया था तो उस टाइम मेरी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। पर उसके बाद जब मेरे को दिख गया था, मैं टीचिंग लाइन में भी आ गया था, फिर उसके बाद मेरे को दिख गया था कि मेरे को जो पोस्ट चाहिए वो मिल नहीं रही, ठीक है। तो मैंने कभी भी डीवी नहीं दिया, ठीक है। जो भी सीजल का सीएचएसएल का जो भी डीवी होता था या डिस्क्रिप्टिव नहीं देता था, या जो भी मैं पहले ही छोड़ देता था। कभी भी मैंने आज तक अगर कोई भी मेरे को नंबर, मैंने बता दिया नंबर दे रखे हैं मेरे पर्सनल नंबर, ठीक है, वहां पे मेरे से मैसेज कर लेना, किसी भी पेपर का रोल नंबर पूछ लेना, ठीक है। आपको लेवल 1 में या किसी टायर 1 टायर 2 में जरूर नाम मिल जाएगा, पर कभी भी पोस्ट के लिए कोई भी नाम नहीं मिलेगा। एसएससी की आज तक मैंने कोई भी पोस्ट नहीं ली है, तो खराब करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो वही बात है। और रही बात किसी सीबीडी 2 की, भाई देखो रेलवे में मेरा कंपटीशन होने वाला है आपके साथ, क्योंकि मेरे को रेलवे की पोस्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर रेलवे की पोस्ट मिलते तो हाँ मैं पक्का ज्वाइन करूंगा, ठीक है। अगर आप चंडीगढ़ जोन से तो आपका मेरे साथ कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, अरे इतना मत डरा करो यार। और टेंशन ना लो, मैं पहले किसी अपने आप को टीचर से पहले स्टूडेंट समझता हूँ। मेरे को पता है कि बच्चे एक पोस्ट खराब करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे ये सोचना तो किसी गवर्नमेंट को चाहिए या एसएससी डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए ताकि पोस्ट खराब नहीं, पर सोचना हमें पड़ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्रो एनटीपीसी सीबीटी 2 मत देना, चलिए हो गया। मैथ रीजनिंग का लेवल एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्या होगा। देखिए यार कुछ जैसे हमने प्रीवियस पेपर सोल्व करवाए थे उसमें तो कोई लेवल चेंज नहीं हुआ था, पर फिर भी मैं कभी भी इन चीज में किसी वो क्या कहते हैं ना भविष्यवाणी करना, वो मैं कभी भी नहीं करता, ठीक है। प्रैक्टिकल रहो, अपनी तैयारी करो, ठीक है। टारगेट करो कि जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है उसके जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आपकी परसेंटाइल 90 से ऊपर है एटलीस्ट, ठीक है।
तो आपका टारगेट मॉक टेस्ट में होना चाहिए, ना कि आपका लेवल का। यार लेवल देखिए आसान भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, और मैं ये कट ऑफ वगैरह ये कैसे भविष्यवाणी मैं नहीं करता, मेरे को कोई कोर्स नहीं बेचना ना कुछ करना, ठीक है। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, मैं कह दूं आसान लेवल आएगा, आप करोगे आसान तैयारी और आपका नहीं होगा। इससे अच्छा अपनी तैयारी अच्छे रखो, हमेशा एक लेवल अप ही रखो, जो आपको लगता है कि लेवल आ सकता है उससे तो ऊपर ही रखो, ठीक है। इसके बाद कहते हैं इसको जब कहीं जो करनी नहीं है, ये वही बात होगी, मैंने कह दिया ना, मैंने आज तक कोई भी पोस्ट खराब नहीं की है। चलो CHSL के लिए GS लगभग शायद हो ही गए हैं, सारे डाउट क्लियर हो ही गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलो जो बच रखे थे डाउट वो और दे देता हूँ, जो ग्रुप में बार बार मैसेज आते थे मेरे पास बच्चों के, जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाया था, ठीक है। तो ये तो बता दिया था आपको, अगर ग्रुप में जुड़ना है तो आप इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाओ नॉर्मलाइजेशन इन CBT2। तो काफी बच्चे डर रहे थे कि यार नॉर्मलाइजेशन क्या होगा सर, किसी हमें मतलब अभी CBT1 में काफी वो प्रॉब्लम थी नॉर्मलाइजेशन से। देखिए नॉर्मलाइजेशन CBT2 में तो डरने की बात नहीं है, जितना मेरे को लग रहा था 14 Feb से और किसी 22 Feb तक जितना शेड्यूल आया था, तो उसमें ऐसे लग रहा था एक लेवल का एक ही पेपर लेने की सोच रहे थे शायद रेलवे वाले, ठीक है। तो अभी शायद ज्यादा एक अभी और बच्चे जुड़ेंगे तो शायद 2 पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1-2 शिफ्ट में कभी भी लेवल से कुछ इतना नॉर्मलाइजेशन से कोई फर्क नहीं होता। CBT2 में कोई टेंशन की बात नहीं है, क्या तो आपका शायद एक लेवल का एक ही पेपर होगा या 1-2 पेपर होंगे, तो उसमें कोई टेंशन बात नहीं। ग्रुप डी वालों को, हाँ भाई मैं कहता हूँ कि ग्रुप डी वालों को थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए अपने मॉक टेस्ट देते वक्त। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए आपका अगर पेपर होता है 3 टाइप का हो सकता है, एक ईजी हो सकता है, एक मॉडरेट हो सकता है, एक हार्ड हो सकता है। देखिए मॉडरेट और हार्ड है ना, उसमें तो आप अगर थोड़ा सा आपने मॉक टेस्ट दिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका हार्ड पेपर आ गया ना, तो मैं तो कहता हूं बहुत ज्यादा खुश आया करो पहले तो, बहुत अगर मेरा पेपर हार्ड आया, क्योंकि उसमें अगर आप स्कोर करोगे ना तो आप बहुत अच्छा ऊपर जा सकते हो। और उसमें थोड़ा सा रिलैक्स रह के अगर आप स्कोर करो, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो मॉडरेट और इजी वालों को तो ये मेंटेन कर देता है। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम इन बच्चों के लिए होती है जो इजी पेपर आ जाता है। इजी पेपर में यार एक बात समझो, देखो कैसे मैं खुद 4 साल से ये फेस कर रहा हूँ, जब से मैंने पेपर देने स्टार्ट किए थे, जब से नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हो ही रखा है, ठीक है। तो मैंने भी खुद फेस किया, कभी मेरे दोस्तों ने फेस किया, ठीक है। तो ऐसे हम जो स्टूडेंट फेस करते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, तो 100 नंबर के पेपर में भाई अगर आसान भी पेपर आ गया तो 95 नंबर लाना बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि मैथ का कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी गलती हो सकती है, और GS भी सबको नहीं आती चाहिए आसान हो, ठीक है। तो ऐसे बात कह रहे हैं, तो 95 इजी शिफ्ट में लाना मुश्किल हो जाता है, पर हार्ड शिफ्ट में अगर आप 70 नंबर या 80 नंबर ले आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन आपको 95 तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो इजी वालों के साथ हाँ मैं कह रहा हूं कि किसी दिक्कत हो सकती है जब ज्यादा शिफ्ट होती है, तो हमेशा आपको तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी और दुआ करो कि आपकी हार्ड और मॉडरेट शिफ्ट आए, ठीक है। इसमें मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं झोल है नॉर्मलाइजेशन का इजी शिफ्ट वालों के लिए। फिर भी डरने की बात नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इजी शिफ्ट में भी बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। चलिए अगला बात देखिए, CBT कट ऑफ CBT2। मैंने बताया ना, मैं किसी कोई भी जादू टोना वाली बात नहीं करता, कि जो प्रैक्टिकल लगता है मेरे को वही मैं बात करता हूँ। प्रैक्टिकली कोई CBT2 की कट ऑफ अभी आई भी नहीं है, ना पेपर हुआ है, ठीक है। तो कोई कोर्स बेचना नहीं है मेरे को, ठीक है। तो CBT2 की कट ऑफ पे ज्यादा ध्यान मत दो, सीधी सी बात है, अपने मॉक टेस्ट पे अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो पहले तो, और मॉक टेस्ट पे ध्यान दो। अपने मॉक टेस्ट में आके 95 और 90 के करीब तो परसेंटाइल एटलीस्ट आनी चाहिए। अगर इतनी परसेंटाइल आपकी आ रही है तो आप समझो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और मार्क्स मत देखा करो, हमेशा परसेंटाइल देखा करो। अगर मार्क्स तो कभी भी आसान हार्ड शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। अगला मोर कंपटीशन। तो काफी बच्चे कहते सर, जिनका क्लियर हो गया था वो कहते सर मेरा कंपटीशन तो और बढ़ गया और बच्चे आ जाएंगे। यार देखो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके अगर कुछ जिनका क्लियर होगा तो एक तो फायदा उनको ये होगा कि कोई ना कोई लेवल एक्स्ट्रा ही आपका क्लियर होगा, या कोई आपकी कैटेगरी क्लियर होगी। और फिर इतना सोचोगे ना तो फिर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये सोचोगे कंपटीशन ज्यादा हो गया, जब फॉर्म भरा था जब आपको कंपटीशन का पता नहीं है क्या, ऐसे हरिया आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन से डरोगे तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो कट ऑफ हो गई, लेवल हो गया, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इन पे तो यार आप ध्यान ही मत दो। आप स्टूडेंट हो, ठीक है। आपका काम क्या होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए, ठीक है। ये आपका काम होना चाहिए, और पेपर दे दो। ये चीजें आपके लिए नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलिए
मेरे हिसाब से लगभग आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और भी कुछ रह गया तो कमेंट कर सकते हैं आप, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और हमारी सीरीज आपको पता होगा, हमने प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें जैसे मैं टॉपिक वाइज करवाता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर के टॉपिक जो भी आते हैं वो सारे करवाता रहता हूँ, वो अभी स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस, ठीक है, रेगुलर। तो आप वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, और आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर आ रहा है अनअकैडमी पर किसी 20 तारीख को किसी स्कॉलरशिप टेस्ट है, और यहाँ पे फर्स्ट रैंक वाले को आपको पता है लैपटॉप मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग फोन मिल रहे हैं, 2 से 6 रैंक वालों के, और 7 से 16 वालों के किसी वायरलेस ईयरबड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके इनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, स्कॉलरशिप टेस्ट और भी काफी इनाम है। इनरोल करने के लिए हमारा कोड यूज कर सकते हैं, उमंग UMANG, उमंग STUDY स्टडी। तो यहाँ पे कोई भी स्पेस है नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो के लिए बने रहने के लिए। चलिए अब मिलते हैं, रेगुलर रहेंगे यार, वो थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, तो उसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।